बहुत बहुत स्वागत है एक बार आपका फिर से घटना चक्र में। हम चर्चा करेंगे एफडीआई को लेकर मुलायम सिंह ने बयान दिया है कि वो एफडीआई का रिटेल सेक्टर में विरोध करेंगे। वाम दल पहले से विरोध कर रहे हैं, ममता बनर्जी भी विरोध कर रही हैं, अब मुलायम सिंह भी विरोध कर रहे हैं। और हाल में ही मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री का उन्होंने कार्यभार संभाला प्रणब मुखर्जी से लेके, तो एक उम्मीद की जा रही थी कि आर्थिक सुधारों को नई तरीके से वो लागू करेंगे और उसमें उनका पहला एजेंडा था कि एफडीआई में खास करके रिटेल क्षेत्र में एफडीआई के बारे में बात को आगे बढ़ाना। सबसे पहले आप दिखाते हैं आपको ये अपनी रिपोर्ट। देश की विकास दर सुस्त होती जा रही है। सरकार पर लगातार आर्थिक सुधार करने का दबाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन मनमोहन सिंह गठबंधन की मजबूरी गिनाकर आर्थिक सुधारों को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। आर्थिक सुधार के नाम पर मनमोहन सिंह के पास लंबी फहरिस्त है। वो चाहते हैं कि रिटेल में एफडीआई को मंजूरी मिले, सब्सिडी में कटौती की जाए, इंश्योरेंस सेक्टर में विदेशी निवेश को 26% से बढ़ाकर 49% करने की वकालत कर रहे हैं। मनमोहन सरकार चाहती है कि पेंशन फंड में विदेशी निवेश हो और फंड को बाजार में भी लगाया जाए। देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए मनमोहन सिंह लगातार दलीलें दे रहे हैं कि अगर विदेशी निवेश के लिए रास्ते खोल दिए जाएं, तो अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट सकती है। अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कहना है कि यूरोजोन संकट और विश्व में छाई मंदी से निपटने के लिए कुछ कड़े कदम उठाने ही पड़ेंगे। मनमोहन सिंह भले ही आर्थिक सुधार करने की बात कर रहे हों, लेकिन शायद अभी बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि मनमोहन सिंह अपने सपनों में कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि सरकार में शामिल और बाहर से समर्थन दे रहे दल तो विरोध कर ही रहे हैं, साथ ही विपक्षी दल भी सरकार को आगाह कर रहे हैं कि रिटेल में एफडीआई को सरकार मंजूरी ना दे। लेकिन सरकार के सामने भी अब आगे कुआं पीछे खाई जैसी स्थिति है। समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस ने खुली नसीहत दी है कि सरकार के रिटेल में एफडीआई की मंजूरी किसी हाल में मंजूर नहीं है, जबकि केंद्रीय वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से बात कर सहमति बनाने की कोशिश भी की। लेकिन इधर सपा और लेफ्ट की नसीहत का असर सोमवार को बाजार पर दिखाई दिया। रिटेल सेक्टर के शेयर में 5 से लेकर 10% तक की गिरावट देखी गई। हालांकि सरकार अभी आर्थिक सुधारों को एक साथ न लागू करे, लेकिन मानसून सत्र में रिटेल में एफडीआई को मंजूरी दे सकती है, क्योंकि इसके लिए उसे ना तो कैबिनेट से मंजूरी की जरूरत है और ना ही संसद से पास कराने के लिए वो सरकारी नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। और आखिरी फैसला राज्य सरकारों को लेना होगा कि वो अपने राज्य में इसकी मंजूरी दें या ना दें। और अगर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रिटेल में एफडीआई को मंजूरी देते हैं, तो तय है कि मानसून सत्र में जबरदस्त हंगामा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जैन न्यूज। जबरदस्त हंगामा होगा एफडीआई को लेके, जो सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, एक गलतफहमी है, वामबंदी पार्टियां एफडीआई के विदेशी पूंजी के खिलाफ है। हम एक क्लियर करना चाहते हैं, हम विदेशी पूंजी के खिलाफ नहीं हैं। विदेशी पूंजी आना चाहिए, एक इकोनॉमी को मजबूत कराने के लिए विदेशी पूंजी का भी ज़रूरत है, और एक ग्लोबलाइज्ड दुनिया में इसको हम बंद करके भी नहीं रख पाएंगे। लेकिन वहाँ पर एक सरकार का एक प्रायोरिटी होना चाहिए, एफडीआई किस बात की आना है। हम समर्थन करेंगे एफडीआई को अगर ये एफडीआई नया टेक्नोलॉजी अगर ले आए, अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अगर बढ़ा दे, हम एफडीआई को स्वीकार करने के लिए तैयार है। अब ये सरकार जो आईएमएफ से लोन लेने के लिए जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम को जो मानकर जो काम यहाँ पर शुरू किया है, तो हम लोग बार बार बोलते हैं एलपीजी बोलता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइज किया है आपका सभी जो कानून है, ट्रेड रिलेटेड कानून है, ये सभी को लिबरलाइज किया। देश की संपत्ति जो उसको प्राइवेटाइज किया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से लेकर के हमारा माइन, खाद, जो खनिज सब प्राइवेटाइज कर दिया, और हमारा बाजार को ओपन करके सभी लोगों को ले आने के लिए ग्लोबलाइज करने शुरू कर दिया। ये जो प्रोग्राम है, उसके साथ साथ आईएमएफ ने ये भी कहा है आपका जो रुपये है उसको डिवैल्यू करना है।
जो डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी भी हो गया। तो इसी से चलते हमारा नया आर्थिक नीति चालू होने के बाद हमारा सरकार का हर बार यही बात ही कह रहे हैं, हमारा आर्थिक विकास के लिए एकमात्र विकल्प है, एक पनेशिया है एफडीआई। हम ये नहीं पूछना चाहता है सरकार से, आलू का चिप्स बनाने के लिए एक अमेरिकन टेक्नोलॉजी का जरूरत है हिंदुस्तान में। अमेरिका का लोग अचार नहीं खाता है, लेकिन अमेरिकन अचार हमारा बाजार में आ गया है। हमारा देश में क्या टेक्नोलॉजी, ये 20 साल के अंदर कितना बड़े कारखाना हिंदुस्तान में खुला है एफडीआई के माध्यम से, बताइए सरकार। कहां पर पहले हमारा देश में जो बायलैटरल एग्रीमेंट होता थे, बायलैटरल एग्रीमेंट की वजह से जमशेदपुर में हो, टाटा नगर में भी हो, हमारा भिलाई में भी हो, पूरा हिंदुस्तान में बड़े बड़े कारखाने हुए हैं, बड़े बड़े दुकान आए, बड़े बड़े फैक्ट्रीज आए हैं। लेकिन अभी देखिए ये इन्वेस्टमेंट कहां आ रहे आपका सीधा सीधा स्टॉक मार्केट में। कहां से आ रहे? मॉरिशस से होकर के हमारा देश में आ रहे, जो टैक्स अवॉइडेंस रूल का फायदा उठा करके वहां पर एक कंपनी रजिस्टर करके सीधा चले आ रहे आपका पोर्टफोलियो मार्केट में। उसी से हमारा रियल इकोनॉमी का फायदा क्या है? कहीं भी कोई फायदा नहीं है। अभी लेटेस्ट वार्ता जी आप दिखा रहे थे रिटेल में, एफडीआई इन रिटेल। एफडीआई रिटेल में हम इसलिए विरोध कर रहा हूं, करीब करीब 4 करोड़ लोगों का रोटी वहां से बनता है जी। 4 करोड़ लोगों का रोटी वहां से बनाता है। छोटा छोटा किराना दुकान से अपना रोजी रोटी कमाता है, बच्चा लोगों को पढ़ाता है, यह सब हो जाती है। अगर इस जगह पर अगर विदेशी पूंजी का अलाउ करेगा, वॉलमार्ट का माफी, मेट्रो का माफी, बड़े बड़े कंपनी आ जाएगा, तो धीरे 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 ये सब बंद हो जाएगा। एक दूसरा, हम ये पूछना चाहता है सरकार को, इन लोगों को बचाने के लिए सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है, आप इन लोगों को ले आना चाहता है। क्यों? इसके पीछे कारण भी है, हम 1 मिनट में उस कारण भी बताना चाहता है। अमेरिका का प्रेसिडेंट ओबामा ने कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा मैं खुशी नहीं है, हिंदुस्तान की आर्थिक सुधार से मैं खुशी नहीं है, इसलिए आपको रिटेल सेक्टर में एफडीआई अलाउ करना चाहिए। तो हिंदुस्तान की सरकार की जिम्मेदारी क्या ओबामा को खुशी करना है? ना हिंदुस्तान की जनता का परेशानी है, वो जो रो रहे हैं उसका आंसू ये करना है, वो जिम्मेदारी है। वो तुरंत आनंद शर्मा आकर के सभी चैनल में बोल दिया, वी आर कंसिडरिंग टू ब्रिंग एफडीआई इन रिटेल सेक्टर। एक है। सेकंड है, 1 महीना पहले मेक्सिको में आपका G20 का बैठक हुआ था। किसके लिए बुलाया G20 का बैठक? ग्रीस में आर्थिक संकट है, वो आर्थिक संकट बढ़ते 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 पूरा यूरोप में आ चुका है। तो यूरोप को आर्थिक संकट से बचाना है। वर्ल्ड बैंक के पास गया है, वर्ल्ड बैंक लोन नहीं देगा, इसलिए नहीं देगा, वर्ल्ड बैंक विल लोन ओनली फॉर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स। सरकार की बजट घाटा और फिजिकल डेफिसिट कम करने के लिए वर्ल्ड बैंक कभी लोन नहीं देता है, वो IMF देता है। तो IMF का पैसा की जरूरत है, कहां से मिलेंगे? हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वहां खड़ा होकर के बोल दिया, हम हिंदुस्तान $10 बिलियन IMF को डोनेट करेंगे। मतलब 56,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान की पैसा हम डोनेट करेंगे। किसको? IMF को। किस बात की? ग्रीस यूरोप का आर्थिक संकट से बचाने के लिए। हिंदुस्तान में आर्थिक संकट है, पहले हमको कहा था हम इंसुलेट हो चुका है, हमारा कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक ठाक है। अभी बोल रहे हमारा हिंदुस्तान में जो आर्थिक संकट भी आ गया है। वही देश के प्रधानमंत्री वहां जाके बोल दिया हम आपको बचाने के लिए पैसा देंगे। यहां पर आम जनता को देने के लिए, खाद्य सुरक्षा के लिए कम से कम 85,000 करोड़ रुपया मिलने से पूरा हिंदुस्तान को आप मुफ्त खाना दे सकता है। आपका खाना FCI के गोडाउन में सड़ जा रहे, उसको उठा करके समुद्र में फेंकने के लिए 38 करोड़ रुपए सरकार ने खर्चा किया है। किस बात की? FCI का गोडाउन में सटे हुए गेहूं को उठा करके समुद्र में फेंकने के लिए। आपका ये गाय को भी वो खाना नहीं दे पाता, इसी प्रकार खराब हो चुका, उसको उठा करके समुद्र में फेंकने के लिए पैसा खर्च किया है। फर्टिलाइजर का पैसा जो सब्सिडी है बंद कर रहे, लास्ट बजट में भी 3,000 करोड़ रुपया उसी में से घटा दिया, पूरा हो गया है 27,000 करोड़ रुपया का कटौती कर दिया। पेट्रोल की दाम बढ़ा रहे, क्या बता रहे? पेट्रोलियम कंपनी घाटे में है, पेट्रोल की सब्सिडी हम कम करना चाहता है। अरे यहां पर सब्सिडी देकर के लोगों को बचाना है। एक सब्सिडाइज्ड माल में आप टैक्स लगा देता है, कोई दूसरा दुनिया में कहीं नहीं होता है, सब्सिडाइज्ड चीज के ऊपर टैक्स भी लगा देता है। इसी सरकार IMF को बचाने के लिए, ग्रीस को बचाने के लिए पैसा दे रहे। मतलब ये है सरकार का जो आर्थिक नीति है, जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, FDI के पीछे जो मंशा है, ये मंशा यही है, अमेरिका को खुशी करना है। उसके पीछे क्या मंशा है पुष्पेंद्र? जो इतनी सारी बातें जितनी बातें राजन कही, मैं समझता हूँ टेक्निकली उसमें कहीं कोई विरोध नहीं हो सकता, लेकिन आप ये देखें कि मनमोहन सिंह के बारे में शुरू से क्या कहा जा रहा है। शुरू से कहा जा रहा है, क्या कहते हैं कि ये भारत के लिए नीति नहीं बना रहे हैं,
ये तो IMF और अमेरिका के एजेंडे पे चल रहे हैं। चाहे प्रधानमंत्री के रहते हुए उनका कोई बयान, कोई नीति आप देखें, अब जो देश में इतनी भुखमरी हो कि जहां 35 करोड़ लोग खाना ना खा पाते हो, आप उस देश के उसमें यह हालत हो कि वहां 38,000 करोड़ रुपया आप जो है सिर्फ गेहूं को आपको समुद्र में फेंकने के लिए चाहिए, 56,000 करोड़ रुपया आपको ग्रीस को बचाने के लिए चाहिए। ये इस तरीके के हालात हो चुके हैं इस मुल्क के अंदर राजनीतिक कि आप किस बात पे लड़ेंगे। लेकिन मैं इस बात से खुश हूं कि ये तमाम बातें आज से पहले भी हो रही थी, इंदिरा गांधी के जमाने में भी हो रही थी, नेहरू जी के जमाने में भी हो रही थी। लोग अवेयर नहीं थे कि हमारा प्रधानमंत्री 56,000 करोड़ रुपया अगर वर्ल्ड बैंक को दे रहा है, उसको ग्रीस को क्यों बचाना है? क्योंकि अमेरिका अगर खुश रहेगा तो देश में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहेंगे और यूपीए की सरकार रहेगी। सबसे बड़ी बात यह है। तो आप यहां सत्ता में रहने के लिए, अगर मैं इसको यह कहूं कि देश को हर उस जगह आप गिरवी रख रहे हैं जहां सिर्फ आप सत्ता बचा रहे हैं, यह फिर वही वाली बात हो गई कि आप देश में एनसीपी को ब्लैकमेल करिए, मुलायम सिंह को ब्लैकमेल करिए, किसी को आज मुलायम सिंह ने जो कहा है इसके बाद वही मैंने कहा कि आप कुछ भी करिए, सत्ता में बने रहिए। तो सत्ता में आप किसके लिए बने हुए हैं आप ये बताएं ना। अगर मुलायम सिंह से भी आपको समर्थन चाहिए, मायावती से भी चाहिए, तो इस सब के बाद आप वेलफेयर की भी बात करें आवाम जनता की तो समझ में आता है। लेकिन इन सब से आप सत्ता में बने रह करके कभी आप यूरो जोन को बचाने जाते हैं, कभी आप कहते हैं कि साहब हमारे पास अनाज रखने की जगह नहीं है। इतने करोड़ रुपया खर्च करने के बाद इस देश में इतना बम्पर अनाज हुआ है, उसको रखने की जगह नहीं है, और कहते हैं कि साहब हमें हमारे देश में बोरे नहीं है और बोरे बाहर से आ रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि मुलायम सिंह जी ने और लेफ्ट ने मिलकर जो चिट्ठी लिखी है कि आप एफडीआई में जो करने जा रहे हैं उससे हम एक राय नहीं है। मुलायम सिंह जी ने यह स्टेटमेंट क्यों दिया है आप इसको समझें। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि एफडीआई पे हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हैं अखिलेश भी कोई बहुत देश की जमीन से जुड़ी राजनीति में नहीं इन्वॉल्व थे। वो भी अभी ऑस्ट्रेलिया से लौटे कुछ दिन पहले, उनके यहां भी जो है वो बड़ी दूसरे टाइप की राजनीति हो रही है। इसलिए वो जो सोच रहे हैं वो जमीन का नेता समझ नहीं पा रहा है। और मुलायम सिंह को पता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति कितनी कॉम्प्लेक्स है, वो जमीन से निकल के आए हैं। लिहाजा मुख्यमंत्री के बयान के बाद भी मुलायम सिंह ने यह चिट्ठी लिखी है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि अखिलेश मुख्यमंत्री होते हुए चीजों को शायद उस रियलिटी पर नहीं समझ पा रहे जो मुलायम सिंह समझ पा रहे हैं। अब क्या कांग्रेस पार्टी के पास कोई ऐसा फॉर्मूला है कि अगर एफडीआई के मामले में अगर उन्हें आगे बढ़ना है तो वो ममता का विरोध, वो जया का विरोध, वो बीजेडी का विरोध, वो मुलायम सिंह का विरोध, वो लेफ्ट का विरोध, क्या इससे उनको बीजेपी का विरोध? बीजेपी तो पहले से ओपन डिक्लेयर है। आज आपका शरद यादव जी ने भी, आज शरद यादव हम आपको जाते जाते हम सिर्फ शरद यादव को इस बयान को हम दिखाना चाहते हैं जो शरद यादव ने आज एफडीआई के में रिटेल में जो एफडीआई के मसले पर उन्होंने कहा है। ये देश की आजादी के बाद तबाही का रास्ता होगा। मैं भारत सरकार से कह रहा हूं कि देश में उथल पुथल हो जाएगी यदि इस मामले को उन्होंने छोड़ने का काम नहीं किया। पिछली बार मैं ममता जी का अभिनंदन करता हूं कि उनके चलते हमको इसको रोकने में सफलता मिली थी। मैं जो एनसीपी के लोग हैं उनसे कहना चाहता हूं कि इन मुद्दों पर भी कुछ बोलें, वो उनके अलाई जो है वो इस मुद्दे पे बोलें। और इस मामले में जो मार्क्सिस्ट पार्टी का और जो समाजवादी पार्टी का जो बयान आया है मैं उसका स्वागत करता हूं। इसके बाद पुष्पेंद्र और देवरंजन जी, बहुत कम शब्दों में क्या लगता है कि रिटेल में एफडीआई को लेकर सरकार का रुख पर आप क्या? ये अभी तक सरकार आम जनता को और ये जो छोटे किराना जो दुकान चलाते उसको समझा नहीं पा रहे। बाहर से पूंजी आने के बाद एफडीआई अगर आएगा रिटेल सेक्टर में फायदा क्या होगा ये नहीं समझा पा रहे। लेकिन हम बता सकता है इससे नुकसान क्या होगा। 4 करोड़ लोगों का जो रोटी बंद हो जाएगा और उसका जो किसान आत्महत्या करे इसी प्रकार ये दुकानदार लोग भी आत्महत्या करने में मजबूर हो जाएगा। और साथों साथ हम ये बात भी कहना चाहता है जो लोग जो शीशे की मकान में बैठ करके जो निधि बना रहे इन लोगों को ये आम जनता की जो असलियत क्या है वो भी समझाना चाहिए। कुछ दिन पहले आप दिलीप जी देखा होगा हमारा देश की प्लानिंग कमीशन ने कहा जो शहर में 28 रुपया और गांव में 26 रुपया किसका आमदनी होता है वो बीपीएल कार्ड का
ऊपर ही आएगा, बीपीएल की ऊपर है। मतलब शहर में 28 रुपये में एक दिन रहना है। कौन कहाँ है? प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन का डिप्यूटी चेयरमैन कौन है? अहलूवालिया। अहलूवालिया जी की जो लास्ट 5 साल का जो पूरा खर्चा हम लोगों ने निकाल के देखा, उसका एक दिन का खर्चा आता है 1,44,000 रुपया। वो आदमी कह रहे 28 रुपए में शहर में आपको जीना है, 26 रुपए में आपको गांव में जीना है। क्या विडंबना है इस देश की, विडंबना है इस देश की। एफडीआई लाने के लिए सरकार को ना तो लोकसभा में कोई पास कराना है बिल, संसद में उनको नहीं नहीं संसद में उनको लाना है। लेकिन क्या एफोर्ड कर सकते हैं इस मैं तरह की राजनीतिक? मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आप पूरा रिकॉर्ड देखें यूपीए का और खासतौर से मनमोहन सिंह जी का, क्या मनमोहन सिंह न्यूक्लियर डील की तरह इस बार भी एफडीआई रिटेल को लेकर आपको लगता है डील आएगा, ये लागू होगा, ये विरोध होगा, सड़कों पे लोग उतरेंगे, हंगामा होगा? और मैं जिस तरीके से शरद यादव जी ने कहा है कि न्यूक्लियर डील के बाद उन कांग्रेस 206 तक पहुंच गई, तो फिर आपको लगता है एफडीआई के बाद इसका क्या मतलब? ये लगता है उसके साथ और कौन कौन रहेगा, वही मैंने कहा कि क्या इसका मतलब है कि 206 के पीछे विदेशी ताकतें लगी हुई हैं, पैसे से लोगों को खरीदा जा रहा है, इलेक्शन को मैनेज किया जा रहा है। अगर आप न्यूक्लियर डील देश के लोगों, तो वही मैंने कहा कि ये तमाम सारी ब्लेटेंट है। आप जानते हैं किस तरह से सरकार, हमारा समय खत्म हो गया है। पुष्पेंद्र और देवराजन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद।